नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट के जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख से शुरू हो चुकी है। 3 तारीख का भी आपका पेपर हो चुका है। आज है 4 तारीख और फर्स्ट शिफ्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास पेपर आ चुका है। पेपर फर्स्ट यानी कि 1 से 5 तक का जो पेपर है वो यहाँ पर आ चुका है। बाल विकास, हिंदी और संस्कृत के वीडियोज़ हम बना चुके हैं, उनको नहीं देखा है देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न मिलेंगे। उन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताएगा। आंसर हम आपको बताएंगे। अपना पेपर सामने रख लीजिएगा ताकि आप वहाँ पर अपना पता कर सके अंक का कि कितने नंबर आ रहे हैं 30 प्रश्नों में से, है ना। थोड़ा सा प्रश्न आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि सेट वाइज होता है प्रश्न पत्र। किसी के पास ए आ जाएगा, बी सी डी इस प्रकार से, है ना। तो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन प्रश्न आपके यही रहेंगे। थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा प्रश्न को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई की कौन सी विधि अपनानी चाहिए? भाई विधि के बारे में पूछा गया है तो उसे अपनानी चाहिए ट्रीप सिंचाई विधि, जिसे टपकन सिंचाई विधि भी कहा जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, है ना। चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा। यह विधि पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है जिससे पानी का वाष्पीकरण और बर्बादी बहुत ही कम होती है। तो वो कौन सी विधि होगी? ट्रिप सिंचाई विधि। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बड़ा सरल प्रश्न पूछा गया था, है ना, सभी को इसका आंसर पता होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है जो उसकी आय और आजीविका का मुख्य स्रोत होता है? यह भी सरल सा प्रश्न है। उसे क्या कहा जाता है? व्यवसाय कहा जाता है। किसी व्यक्ति के आय और आजीविका के लिए किसी किए जाने वाले नियमित कार्य या पेशे को क्या कहा जाता है? व्यवसाय कहा जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। टेरिडोफाइटो जैसे कि फर्न और हार्सटेल में मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था के बारे में पूछा गया, भाई इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को बीजाणुभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजाणुभिद कहा जाता है। यानी कि जो जीवन चक्र होता है, जो टेरिफोफाइट कह लीजिए या फिर फर्न कह लीजिए, इसका जो जीवन चक्र होता है इसमें मुख्य प्रभावी और द्विगुणित अवस्था जो होती है उसे क्या कहते हैं? बीजाणुभिद अवस्था कहते हैं या फिर बीजाणुभिद अवस्था ये कहलाती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित वहां कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का अर्थ है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिनी शामिल होते हैं और लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण जैसे कि दौड़ना से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं? कौन सा तंत्र होता है? सीधे सीधे पूछा गया है। उसे कहते हैं हृदय वाहिका तंत्र। क्या कहते हैं उसे? हृदय वाहिका तंत्र। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, है ना, जो पढ़ूं उस पर ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या कहते हैं उसे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो उसे कहा जाता है अपघटक। क्या कहते हैं इसे? अपघटक कहते हैं। जो कवक और जीवाणु होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। जो मृत और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर उन्हें वापस मिट्टी में सरल अकार्बनिक तत्वों के रूप में मिला देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। ठीक, आगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो गया पर्यावरण का बोध करना और उसे समझाना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? सरल सा प्रश्न है, कौन सा है भैया? तो सही आंसर हो जाएगा आवास की हानि। क्या हो जाएगा सही आंसर? आवास की हानि। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वनों की कटाई और मानवीय गतिविधियों के कारण जीवों के प्राकृतिक निवास स्थान जो है वो नष्ट हो रहे हैं। उनके विलुप्त या संकटग्रस्त होने का कारण ये सबसे बड़ा है ना, कौन सा? आवास की हानि। तो यहाँ बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। यह व्यवस्था क्या दर्शाती है? यहाँ पर देखिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की जा रही है। तो यह जो व्यवस्था है एक त्रिस्तरीय ग्रामीण शासन संरचना कहलाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। अगला प्रश्न, अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थी का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिनमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है? उस क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। तो वह क्षेत्र होगा आपका मनोगत्यात्मक। कौन सा होगा? मनोगत्यात्मक। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है कि यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है, इसलिए इसे भूगोल को एक अद्वितीय विषय माना जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाउस बोट, है ना, जिसको नाव घर भी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती भैया ठंडी जलवायु? तो यहाँ पर सही आंसर होगा अधिक तुंगता यानी कि ऊंचाई के कारण होती है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 विकल्प आपको दिखने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? देखिए खाद्य श्रृंखला का जो सही वर्णन करेगा उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि एक क्रम जो यहाँ दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। बी वाला विकल्प, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन आपको बताना था, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन को एक ऐसा अंतर विषयक क्षेत्र मानने का मुख्य कारण आपको बताना है क्या है, जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर होगा पर्यावरण क्या है? जटिल है। क्यों है? क्योंकि पर्यावरण में जैविक, अजैविक, सामाजिक और आर्थिक सभी तत्व आपस में गहराई से जुड़े होते हैं और इन जटिलताओं को समझने के लिए आपको कई विषय यानी कि जो अंतर विषयक है इनका ज्ञान होना अत्यावश्यक होता है। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पर CCE के बारे में पूछा गया है कि इसके ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सह शैक्षिक घटक है? यहाँ पर एक सह शैक्षिक घटक आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका खेल, कला और जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यथा संशोधन नागरिकों को वर्तमान में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? यहाँ पर देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ था भैया? तो इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसे हटाया गया था। तो पहले कितना था? 7 था, फिर 1 को हटा दिया तो कितने बचे भैया? 6 बचे। तो याद रखिएगा 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है वर्तमान में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा सही, है ना। अगला प्रश्न, एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है जहां विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरों के साथ सहयोग करना होता है और सफलता तथा असफलता दोनों को संभालना सीखना होता है। इसमें से कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि यह चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुशासन और टीम भावना के विकास को योगदान देता है ना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतरराज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना। बी वाला विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यहां पर सीसीई के बारे में पूछा गया है। इसके संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता के अंतर्निहित गुणों द्वारा विशेषीकृत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मानकीकृत कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतदान मशीन पर उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसे कि आप नोटा के नाम से भी जिसे जानते हैं, ये विकल्प की कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? इन चारों विकल्पों में से तो ये करता आपका कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे? कितने किए गए थे भैया? तो याद रखिएगा 7635। कितने? भारतीय संविधान सभा के सामने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान कुल 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतःक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है, यह आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा शब्द खाद्य पदार्थ में प्रसंस्करण से पहले, उसके दौरान या बाद में भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जैविक कारक के प्रवेश या उपस्थिति का वर्णन करता है, जिससे वहां सेवन के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो जाता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य समदूषण। क्या हो जाएगा? बी वाला विकल्प है ना, खाद्य समदूषण, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रिक्त स्थान एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थिति के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अनुभवात्मक अधिगम। कौन बनाता है? अनुभवात्मक अधिगम। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ कृषि अपवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विस्तृत स्रोतों से उत्पन्न होता है। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सहपाठचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पर्यावरण के 30 प्रश्न और टोटल 150 प्रश्न। अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में कितने नंबर आ रहे हैं और टोटल इन 150 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। इसी प्रकार के और वीडियो जो आपका एक और शिफ्ट बची है उनको यदि आपको देखना है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे आने वाले वीडियो को देख लेना है ना। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।